हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विथ मीनू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 11 से लेकर धारा 20 तक पढ़ेंगे। तो ये देखते हैं धारा 11। धारा 11 हमें नगर पालिका की निर्वाचन के बारे में बताती है, यानी नगर पालिका का निर्वाचन कौन करेगा, कितने समय के लिए करेगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नगर पालिका के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। यानी नगर पालिकाओं के चुनाव किसके द्वारा करवाए जाएंगे? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब ये कितने समय के लिए करवाए जाएंगे? नगर पालिका कार्यकाल अवधि की समाप्ति के पूर्व, उसके विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि समाप्ति के पूर्व करवाया जाएगा। तो नगर पालिका का जो कार्यकाल है, जैसे 5 वर्ष है किसी नगर पालिका का कार्यकाल, तो थोड़े समय पूर्व करवा लिया जाएगा नई नगर पालिका के लिए चुनाव। और यदि कोई नगर पालिका विघटित हो जाती है तो उस नई नगर पालिका का चुनाव जो है 6 माह की अवधि के अंदर कराना होगा। और जो नई नगर पालिका आएगी वो शेष अवधि के लिए आएगी। जैसे किसी नगर पालिका का 2 साल के अंदर विघटन हो गया है तो नई नगर पालिका 3 साल के लिए आएगी। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई नगर पालिका है उसका कार्यकाल जो है पूरा होने वाला है, सिर्फ 6 माह ही शेष बचे हैं और वो विघटित हो गई है, तब नई नगर पालिका के लिए चुनाव नहीं करवाया जाएगा। यानी अब 6 माह के लिए तो नहीं आएगी, वैसे ही चुनाव करवाने हैं। वो जो आने वाली नई नगर पालिका है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए आएगी। तो आप ये बातें ध्यान रखें कि कोई नगर पालिका विघटित हो जाती है तो नई नगर पालिका जो है वो शेष कार्यकाल के लिए आएगी और 6 माह की अवधि के अंदर अंदर चुनाव करवाने होंगे। और किसी नगर पालिका का सिर्फ 6 माह ही शेष कार्यकाल बचा है तब चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। तो ये बातें आप इसमें ध्यान रखें। ये धारा 11 हमें बताती है नगर पालिका का निर्वाचन। अब नेक्स्ट है धारा 12, राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन यानी होता है सौंपना। तो राज्य जो निर्वाचन आयोग है वो अपने कामों को किसको सौंपेगा? तो वो 2 व्यक्तियों को अपने काम सौंप सकता है, इस धारा में हमें बताया गया है। एक तो नाम आया है उप निर्वाचन आयुक्त और सेकंड है निर्वाचन आयोग का सचिव। तो राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस हेतु नियमित किया जाए किसी उप निर्वाचन आयुक्त यदि कोई हो द्वारा या राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा भी किया जा सकेगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त करेगा उस व्यक्ति को जो राज्य निर्वाचन आयोग के कामों को करेगा। तो वो 2 व्यक्तियों को नियुक्त करेगा, उप निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयोग के सचिव को, किसी को भी नियुक्त कर सकता है। तो उनके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य किए जाएंगे। अब धारा 13 देखते हैं। धारा 13 है प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली। तो प्रत्येक वार्ड के द्वारा निर्वाचक नामावली किसके द्वारा बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा। तो इसमें हमें इतनी ही बात याद रखनी है इस पूरी लाइन में कि प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली कौन तैयार करेगा? तो निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा ये तैयार की जाएगी। अब जो आगे बातें हैं वो हमें देखनी है, निवासी कौन है और निवासी कौन नहीं है। तो उससे पहले आप 2 बातें और ध्यान रखें कि जो भी व्यक्ति 18 साल का हो जाएगा उसका जो है निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ा जाएगा और वो उस वार्ड का निवासी होना चाहिए, मामूली तौर पर निवासी होना चाहिए, तभी उसका नाम जो है निर्वाचक नामावली में जोड़ा जाएगा। अब हम ये देखेंगे आगे निवासी कौन है और निवासी कौन नहीं है। तो निवासी कौन है सबसे पहले तो ये देखते हैं, अपने मामूली निवास स्थान से अपने आप को अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाला व्यक्ति। यानी जो व्यक्ति वार्ड का निवासी तो है लेकिन वो कुछ समय के लिए बाहर गया हुआ हो तो वो भी निवासी कहलाएगा और उसका भी नाम निर्वाचन नामावली में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है संसद का या राज्य के विधानमंडल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस वार्ड की निर्वाचक नामावली में निर्वाचन के रूप में रजिस्ट्रीकृत है उसकी बाबत इस कारण से कि वे ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य के संबंध में उस वार्ड से अनुपस्थित रहा है, ये न समझा जाएगा कि वह अपनी पद अवधि के दौरान उस वार्ड का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया। तो आप इसको सरल भाषा में समझे, कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य हो या राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो तो अब उसको तो बाहर रहना है अपने कार्यकाल के दौरान, जैसे 5 वर्ष के लिए। अब कोई संसद का सदस्य है तो उनको दिल्ली रहना है या और कोई जगह रहना है। अब जो राज्य विधानमंडल का उसको जयपुर रहना है तो वो जयपुर रह रहा है उसके परिवार के सदस्यों के साथ में, और वो अपने जो जिस वार्ड का वो निवासी है वहाँ नहीं आ रहा है, वहाँ नहीं वोट वो दे रहा है। फिर भी इस आधार पर ये नहीं समझा जाएगा कि वो यहाँ का निवासी नहीं है, वो यहीं इसी वार्ड का निवासी होगा और इसी वार्ड की नामावली में उसका नाम जुड़ा हुआ होगा।
तो हमने दो बातें यहाँ समझी। निवासी कौन है? जो थोड़े समय के लिए बाहर गया हुआ हो लेकिन उसी वार्ड का वो निवासी है तो वो भी उसी वार्ड का निवासी समझा जाएगा। और संसद का, राज्य विधानमंडलों का जो सदस्य है जो बाहर रह रहा हो वो भी उसी वार्ड का सदस्य समझा जाएगा। अब हम आगे देखेंगे कि कौन निवासी उस वार्ड का नहीं होगा। तो सबसे पहले तो किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा किया हुआ हो। तो कोई व्यक्ति है जिसका अलग वार्ड में भी मकान है और वो किसी और वार्ड में आके भी जो है जिसका कब्जा है उस मकान पर या किराए से रह रहा हो तो वो उसका नहीं समझा जाएगा निवासी उस वार्ड का। जिस वार्ड में उसका नाम जुड़ा हुआ हो उसी वार्ड का निवासी वो समझा जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति। तो मानसिक विक्षिप्त जो व्यक्ति है, मानसिक जो रोगी है, उसका नाम निर्वाचक नामावली में नहीं जोड़ा जाएगा। जो किसी कारागार में बंद हो, जो व्यक्ति अध्ययन के लिए आया हुआ हो या किसी होटल में थोड़े समय के लिए रुका हुआ हो। तो जो व्यक्ति कारागार में बंद हो वो कारागार किसी न किसी वार्ड में तो आएगा ही, लेकिन उसको जो है उस वार्ड का सदस्य नहीं समझा जाएगा, कैदी को। और जो व्यक्ति अध्ययन के लिए कहीं आया हुआ हो तो उसको भी उस वार्ड का सदस्य नहीं समझा जाएगा, क्योंकि उसका नाम तो जो जहाँ का वो मूल निवासी है वहाँ जुड़ा हुआ है, इसलिए दो जगह तो नाम जुड़ता नहीं है, तो इसलिए उसे एक ही जगह नाम जुड़ेगा उसका। तो व्यक्ति अध्ययन के लिए आया हुआ हो तो उसका नाम नहीं जोड़ा जाएगा, किसी होटल में थोड़े समय के लिए रुका हुआ हो तो भी नाम नहीं जोड़ा जाएगा। और कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों की निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा। तो एक से अधिक वार्डों में किसी व्यक्ति का नाम नहीं जुड़ा हुआ होगा, सिर्फ एक ही वार्ड में नाम जोड़ा जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा। तो एक ही वार्ड में नाम जुड़ेगा और एक ही बार नाम जुड़ेगा। ये बात हमें धारा 13 में पढ़नी है। अब धारा 14 हम देखते हैं। निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्हरताएं। अभी तो हमने देखी थी योग्यताएं, यानी कौन जो है योग्य है नाम जुड़वाने के लिए। अब हम देखेंगे निर्हरताएं, यानी जो है नाम जुड़वाने के लिए अयोग्यता। तो अयोग्यता क्या है? भारत का नागरिक नहीं हो। जो भारत का नागरिक नहीं है उसका भारत निर्वाचन नामावली से कोई संबंध नहीं है, निर्वाचन नामावली में उसका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। सेकंड है विकृतचित्त, यानी जो मानसिक रोगी है या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित जिसे किया गया हो विकृतचित्त, वो जो उसका नाम है निर्वाचक नामावली में नहीं जोड़ा जाएगा। निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से संबंधित किसी व्यक्ति के उपबंधुओं के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निर्हरित है, यानी जो निर्वाचन के कामों में भ्रष्ट आचरण जिसका पाया गया है या किसी अपराध में लिप्त है तो उसका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। तो तीन बातें हमने इसमें पढ़ी। एक तो जो भारत का नागरिक नहीं है उसका नाम नहीं जोड़ा जाएगा, जो विकृत चित्त है जिसको सक्षम न्यायालय के द्वारा विकृत चित्त घोषित किया गया उसका नाम नहीं जोड़ा जाएगा, और जो निर्वाचन में जिसका भ्रष्ट आचरण पाया जाता है या किसी अपराध में जो लिप्त रहता है उसका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। अब हम पढ़ते हैं धारा 15। धारा 15 हमें मिथ्या घोषणा के बारे में बताती है, यानी किसी ने झूठी घोषणा अगर की है, झूठी बात अगर बताई है, लिखित में दी है झूठी बात, तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है ये हम पढ़ेंगे। तो उसको कारावास तो दिया जाएगा 1 साल का, और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा 2 से 5,000 तक का। यानी किसी ने अपने को झूठी इन्फॉर्मेशन दी है तो उसके लिए कारावास है 1 वर्ष का और जुर्माना है 2 से 5,000 तक का। अब हम देखते हैं धारा 16। धारा 16 हमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में बताती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। अब धारा 17 पढ़ते हैं। धारा 17 हमें जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में बताती है। राज्य में प्रत्येक जिले के लिए राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार की परामर्श से एक या एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकेगा जो इस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से जो है जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, और एक जिले में 2 निर्वाचन अधिकारी भी हो सकते हैं, 1 या 2 से अधिक भी निर्वाचन अधिकारी हो सकते हैं। ये धारा हमें 17 बताती है। अब धारा 18 देखते हैं। स्थानीय अधिकारियों आदि के कर्मचारी वृंद का उपलब्ध करवाया जाना। तो सरल भाषा में आप समझे, निर्वाचन कामों के लिए कर्मचारियों को उपलब्ध करवाया जाना, या जहाँ कहीं भी चुनाव है वहाँ कर्मचारियों को उपलब्ध करवाया जाना, ये धारा 18 हमें बताती है। तो धारा 18 में बस इतनी सी बात है कि निर्वाचन के लिए कर्मचारियों को उपलब्ध करवाना। अब धारा 19 है। अधिकारियों और कर्मचारी वृंद को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाना। तो जो भी अब राज्य निर्वाचन आयोग के कर्मचारी है वो वहाँ प्रतिनियुक्ति पर समझे
यानी किसी भी डिपार्टमेंट के वो सदस्य हो, किसी भी डिपार्टमेंट के वो कर्मचारी हो, लेकिन उनका जिस भी समयावधि के लिए, जिस भी थोड़े समय के लिए अगर उनको राज्य निर्वाचन आयोग का सदस्य बनाया जाता है या उसमें उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, तो वो वहाँ प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। अब जो भी उनको, अगर उनको छुट्टी लेनी है या जो भी उनका जो भी कामकाज है, कहीं जाना करना है, तो उनको राज्य निर्वाचन आयोग की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसमें हमें यही बताया गया, कर्मचारी उस अवधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा और ऐसे अधिकारी और कर्मचारी वृंद उस कालावधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन होंगे। यानी आपको अगर छुट्टी लेनी है या कोई भी बात हो तो आपको राज्य निर्वाचन आयोग की परमिशन लेनी होगी। अभी आप राज्य निर्वाचन आयोग में डेपुटेशन पे हो, प्रतिनियुक्ति पर हो उस समय के लिए। अब नेक्स्ट है धारा 20, निर्वाचन नामावलियों की तैयारी करने आदि से संसक्त पदवी कर्तव्यों का भंग। यानी आपको प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाता है और निर्वाचन नामावली तैयार करने में अगर आपने कोई लापरवाही की है तो क्या सजा का प्रावधान है अपने कर्तव्यों का भंग किया है तो। कारावास है 3 महीने का, 3 महीने से लेकर 2 वर्ष तक का, और जुर्माना है 1000 से लेकर 2000 रुपये तक का। तो धारा 20 हमें क्या बताती है कि अगर निर्वाचक नामावली तैयार करने में कोई कर्तव्यों का भंग हुआ हो या कोई लापरवाही हुई हो तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। 3 से 2 वर्ष तक का कारावास है, 3 महीने से लेकर 2 वर्ष तक का, और जुर्माना है 1 से 2000 तक का। तो दोस्तों हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। धारा 11 में हमने नगरपालिका का निर्वाचन पढ़ा। धारा 12 में हमने पढ़ा राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन, यानी राज्य निर्वाचन आयोग अपने कार्यों को सौंपेगा। धारा 13 हमें बताती है प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली। धारा 14 निर्वाचन लिस्ट में जो है रजिस्ट्रीकरण के लिए अयोग्यता, यानी नामावली के लिए निर्हरताएं, अयोग्यताएं। और धारा 15 हमें बताती है मिथ्या घोषणा के बारे में। धारा 16 हमें बताती है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में। फिर धारा 17 हमें बताती है जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में। धारा 18 में कर्मचारी उपलब्ध करवाने हैं निर्वाचन आयोग को। धारा 19 में कर्मचारी और जो अधिकारी होंगे वो राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर होंगे। और धारा 20 हमें बताती है कि अगर निर्वाचन सूची तैयार करने आदि में अगर पदवी कर्तव्य भंग किए हैं तो उसके लिए कारावास और जुर्माना है। तो आज हमने धारा 11 से लेकर धारा 20 तक पढ़ा। धन्यवाद।